मायके वर्सेस ससुराल में तकलीफ। सुबह के ठीक 5 बजे बाहर अभी हल्का अंधेरा छाया होता है। कमरे की दीवारों का प्लास्टर उखड़ा हुआ होता है। एक छोटे से कमरे में टूटा फूटा सामान बिखरा पड़ा है। नेहा जमीन पर एक पतली चादर बिछाकर गहरी नींद में सो रही होती है। तभी मधुबाला हाथ में पानी से भरी बाल्टी लेकर कमरे में आती है और बिना कुछ पूछे कहे पूरी बाल्टी नेहा के चेहरे पर उड़ेल देती हैं। ए उठ, दिन भर सोती ही रहेगी क्या? घर के काम नहीं करने? चाची, आप आराम से भी उठा सकती थी, मैं वैसे ही उठ जाती। बात जुबान चलने लगी है तेरी, चुपचाप उठ और काम पर लग जा। नेहा भीगे हुए कपड़ों में ही पूरे घर में झाड़ू लगाने लगती है। उसके बाद घुटनों के बल बैठकर पूरे घर में पोछा करती है। उसके हाथ दर्द से कांप रहे होते हैं, लेकिन वो बिना कुछ बोले लगातार काम करती रहती है। घर की सफाई खत्म करने के बाद नेहा रसोई में नाश्ता बनाने लगती है। वो मिक्सर में हरी चटनी पीस रही होती है। तभी मधुबाला तेज कदमों में रसोई में आती है और गुस्से में मिक्सर का प्लग निकाल देती है। तेरा बाप आएगा क्या यहाँ बिजली का बिल भरने? इतनी बिजली उड़ाएगी, चुपचाप सिलबट्टे पर चटनी बना। जी चाची। नेहा नीचे जमीन पर बैठकर सिलबट्टे पर चटनी पीसने लगती है। मिर्च उसके हाथों में लगने से तेज जलन होने लगती है। आंखों में भी मिर्च चली जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चटनी पीसती रहती है। अगर मम्मी पापा मेरे साथ हो, थोड़ा समय बिताते तो शायद आज मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती। उन्हें क्या पता मैं यहाँ हर दिन कितना दर्द सह रही हूँ, मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहा होता है। नेहा सभी को खाना परोसती है। एक रोटी हल्की सी जल रही होती है। जैसे ही मधुबाला उसे देखती है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। ये क्या जली हुई रोटी बनाई है? खाना बनाना भी नहीं आता? आगे ससुराल जाएगी तो लोग हमें सुनाएंगे कि चाचा चाची ने कुछ नहीं सिखाया। तेरे माँ बाप को तो होश नहीं है। तुम इससे पूरे दिन घर का काम क्यों नहीं करवाती? तभी तो कुछ सीखेगी। दूसरी तरफ दिव्या आराम से मोबाइल पर सीरियल देखते हुए खाना खा रही होती है। उसे घर के किसी काम से कोई मतलब नहीं होता। नेहा चुपचाप सिर झुकाकर सबकी बातें सुनती रहती है। अगले दिन मधुबाला नेहा को बाजार से राशन का सामान लाने भेजती है। सामान लेकर वापस लौटते समय अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। नेहा एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ी होकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगती है। इतनी तेज बारिश अगर अभी निकली तो पूरा भीग जाऊंगी, थोड़ा रुक जाती हूँ। काफी देर तक बारिश नहीं रुकती। नेहा घबराकर सामान संभालते हुए बारिश में ही दौड़ पड़ती है। कुछ ही मिनटों में वो पूरी तरह भीग जाती है। जैसे ही नेहा घर का गेट खोलती है, सामने मधुबाला हाथ में डंडा लेकर खड़ी होती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। ए, इतनी देर कहाँ लगा दी? लड़कों के साथ घूम रही थी क्या? चाची, बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसीलिए मैं पेड़ के नीचे रुक गई थी। मुझसे झूठ बोलती है? इतना कहते ही मधुबाला डंडे से नेहा को मारना शुरू कर देती है। नेहा दर्द से रोने लगती है, लेकिन अपनी सफाई देने की कोशिश करती रहती है। चाची, मैंने सच कहा, मुझे मत मारिए। तभी अचानक मधुबाला का फोन बजने लगता है। स्क्रीन पर डॉक्टर वसुधा का वीडियो कॉल दिखाई देता है। मधुबाला तुरंत डंडा पीछे छिपा लेती है और नेहा को घूरने लगती है। लेकिन अपने आंसू पोंछ और मुस्कुराकर अपनी माँ से बात कर। नेहा कांपते हाथों से अपने आंसू पोंछती है और चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान ले आती है। कैसी है मेरी बेटी? सब ठीक है ना? नेहा कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी मधुबाला झट से मोबाइल अपने हाथ में ले लेती है। दीदी, आपकी बेटी हमारी बेटी है, देखिए कितनी खुश है, अभी अभी बारिश में भीग कर आई है। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपकी वजह से ही हम दोनों बेफिक्र होकर अपना काम कर पा रहे हैं। नेहा अपनी माँ को बस चुपचाप देखती रहती है। उसकी आंखें फिर से भर आती हैं, लेकिन वो सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। रात को पूरा घर गहरी नींद में सो चुका होता है। नेहा अपने छोटे से कमरे में अकेली बैठी होती है। वो अपनी पुरानी डायरी निकालती है और कांपते हाथों में उसमें लिखना शुरू करती है। लिखते लिखते उसकी आंखों से आंसू डायरी के पन्नों पर गिरने लगते हैं। मेरा दर्द शायद कोई कभी नहीं समझ पाएगा। मेरे अपने मम्मी पापा को भी नहीं पता कि उनके भरोसे के लोग मेरे साथ क्या क्या कर रहे हैं। काश एक दिन उन्हें मेरे आंसुओं की सच्चाई दिखाई दे जाए। नेहा डायरी को अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। कमरे में सिर्फ उसकी सिसकियों की आवाज गूंज रही है। अगली सुबह घर के बाहर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से नेहा के मम्मी पापा उतरते हैं। दोनों ने बिना बताए नेहा को सरप्राइज देने का फैसला किया होता है। लेकिन दूसरी तरफ मधुबाला और महेंद्र को पहले से अंदाजा होता है कि वो कभी भी अचानक आ सकते हैं। इसलिए ड्राइंग रूम की टेबल पर तरह तरह के फल, जूस और मिठाइयाँ सजा दी गई होती हैं। नेहा को नए और अच्छे कपड़े पहनाए गए होते हैं। उसे किसी भी काम को हाथ लगाने नहीं दिया जा रहा होता। सारा काम दिव्या करती हुई दिखाई दे रही होती है। अरे भैया, आज कैसे अचानक आ गई? कम से कम फोन तो कर देते कि आने वाले हो। हमने सोचा अपनी बेटी को सरप्राइज दे देते हैं। कैसी है मेरी बच्ची? अरे देख लीजिए, आपके सामने ही तो बैठी है, एकदम खुश और परफेक्ट।
नेहा अपने मम्मी पापा को देखकर खुश तो होती है, लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द साफ दिखाई दे रहा होता है। वसुधा गौर से नेहा का चेहरा देखती है। उसकी आंखों के नीचे डार्क गहरे सर्कल बन चुके होते हैं और वो पहले से काफी दुबली लग रही होती है। बेटा तो खाने पीने का ध्यान नहीं रखती क्या? इतनी दुबली कैसे हो गई? अरे दीदी आप ही समझाइए इसे। मैं तो सुबह शाम फल काट कर देती हूँ, खाना भी इसके कमरे तक पहुँचाती हूँ, लेकिन ये लड़की है कि बस पढ़ाई पढ़ाई करती रहती है, कुछ खाती ही नहीं। बेटा ऐसा क्यों करती है? चाची तेरा कितना ख्याल रखती है, उनकी बात माना कर। नेहा अपनी माँ की बातें सुनकर अंदर ही अंदर टूट रही होती है। उसकी मुट्ठियां गुस्से में भिंच जाती हैं। मन करता है आज इन दोनों की सारी सच्चाई सबके सामने बता दूं। नेहा यही सही मौका है, आज सब कुछ मम्मी पापा को बता दे। मम्मी रुको, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जैसे ही नेहा ये कहती है कि मधुबाला के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो तुरंत मुस्कुराते हुए नेहा के पास आती है। अरे नेहा बेटा पहले 1 मिनट इधर तो आ, तेरे लिए अपने हाथों से जूस बनाया है। मधुबाला नेहा का हाथ पकड़कर उसे रसोई में ले जाती है। वहां पहुंचते ही उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है और वो अपने मोबाइल में एक पुराना वीडियो खोलकर नेहा के सामने कर देती है। अगर तूने अपने मम्मी पापा को एक भी बात बताई ना तो ये वीडियो अभी इसी वक्त उन्हें दिखा दूंगी। वीडियो में कॉलेज के दिनों का एक पुराना दृश्य होता है। एक लड़का जबरदस्ती नेहा को पकड़कर उसे किस करने की कोशिश कर रहा होता है। वीडियो अधूरा होता है जिससे सच्चाई समझ में नहीं आती। तेरे मम्मी पापा को बस इतना दिखेगा कि तू लड़कों के साथ घूमती थी, फिर देखना वो तुझसे नफरत करेंगे। तू उनकी इकलौती बेटी है, सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे, तेरे हिस्से में 1 रुपया भी नहीं आएगा। अगर अपनी जिंदगी बचानी है तो मुंह बंद रख। चाची इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, वो लड़का मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था, ये सब झूठ है। बस बस मुझे सफाई मत दे, तेरे मम्मी पापा वही मानेंगे जो मैं उन्हें दिखाऊंगी। नेहा डर के मारे कांपने लगती है और अपने आंसू पोंछती है और मजबूरी में वापस ड्राइंग रूम में आ जाती है। क्या हुआ बेटा, तू कुछ बताना चाह रही थी ना? नहीं मम्मी, वो मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे, कल शॉपिंग करने जाना है। वसुधा बिना कुछ सोचे अपने पर्स से 1 लाख रुपए निकालकर मधुबाला के हाथ में रख देती है। ये पैसे रख लीजिए, नेहा को जो भी चाहिए दिला दीजिएगा। भाई हर महीने की तरह इस बार भी तेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए डाल दिए हैं। नेहा की पढ़ाई और जरूरत के हर चीज का ध्यान रखना। अरे भैया आप बिल्कुल चिंता मत करो, नेहा हमारी अपनी बेटी जैसी है। मम्मी पापा के जाते ही घर का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। नेहा के अच्छे कपड़े उतरवा दिए जाते हैं और उसे पुराने कपड़े पहनने के लिए दे दिए जाते हैं। अगर नेहा की जगह आप होते तो क्या चाचा चाची के ब्लैकमेलिंग से डरकर चुप रहते या अपनी मम्मी पापा को सारी सच्चाई बता देते? घर में नई वॉशिंग मशीन होने के बावजूद मधुबाला आंगन में गंदे कपड़ों का बड़ा सा ढेर नेहा के सामने पटक देती है। ले, ये पूरे घर के कपड़े हैं, सब हाथ से धो, अगर एक भी दाग रह गया ना तो आज खाना भी नहीं मिलेगा। नेहा पानी में घंटों बैठकर कपड़े रगड़ती रहती है। लगातार साबुन और डिटर्जेंट से उसके हाथों की चमड़ी छिलने लगती है, उंगलियों में जलन और दर्द होने लगती है, लेकिन फिर भी वो बिना रुके कपड़े धोती रहती है। मेरे हाथों की तकलीफ तो सबको दिख जाएगी, लेकिन मेरे दिल का दर्द कोई कभी नहीं देख पाएगा। धीरे धीरे नेहा पूरी तरह अकेली होती जा रही थी। उसे बिना वजह घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती। सिर्फ बाजार का सामान लाने या चाचा चाची के काम करने के लिए ही बाहर भेजा जाता है। बाकी पूरा दिन वो अपने छोटे से कमरे में बंद रहती है। कमरे के एक कोने में बैठकर वो अपनी डायरी खोलती है और हर दिन अपने दिल का दर्द उसमें लिखती रहती है। शायद मेरी डायरी ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, यही बिना कुछ कहे मेरा हर दर्द सुनती है। पता नहीं मेरी जिंदगी में कभी ऐसा दिन आएगा भी या नहीं जब कोई मेरी सच्चाई पर विश्वास करेगा। नेहा डायरी बंद करके उसे अपने सीने से लगा लेती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। कमरे की खिड़की से आती हल्की हवा डायरी के पन्नों को पलट रही होती है, जिसमें उसके हर दिन के दर्द की कहानी लिखी होती है। अगली सुबह मधुबाला आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देख रही होती है। नेहा रसोई से चाय बनाकर ट्रे में लेकर आती है। जैसे वो कप आगे बढ़ाती है, मधुबाला जानबूझकर ट्रे को धक्का मार देती है। गर्म चाय सीधी नेहा के पैरों पर गिर जाती है। उसका पैर लाल पड़ जाता है और वो दर्द से तड़प उठती है। क्यों ये आंखें फूट गई है क्या? दिखाई नहीं देता? एक चाय भी ढंग से नहीं पकड़ सकती? चाची गलती से। चुप, अब बैठकर मेरी चप्पल साफ कर, तेरी वजह से गंदी हो गई है। नेहा बिना कुछ बोले वहीं जमीन पर बैठ जाती है। वो अपने ही सूट के पल्लू से मधुबाला की चप्पल साफ करने लगती है। उसके पैरों में जलन हो रही होती है और आंखों से लगातार आंसू टपक रहे होते हैं, लेकिन मधुबाला के चेहरे पर जरा भी दया नहीं होती। दूसरी तरफ शहर के बड़े अस्पताल में कई घंटों की कठिन सर्जरी खत्म होती है। मोहन और वसुधा अपने केबिन में बैठकर चाय पी रहे होते हैं। दोनों के चेहरों पर संतोष होता है कि उन्होंने एक मरीज की जान बचा ली। चलो, अच्छा है कि हम अपना काम भी पूरी ईमानदारी से कर पा रहे हैं और हमारी बेटी भी वहां बहुत खुश है।
बिल्कुल, हमें तो उसकी बिल्कुल चिंता नहीं रहती। अगर भैया और मधु उसका ध्यान नहीं रखते तो शायद हमें अपना काम भी छोड़ना पड़ता। दोनों इस बात से अनजान होते हैं कि उसी समय उनकी बेटी चुपचाप अपने आंसू पोंछ रही होती है। कुछ दिनों बाद मधुबाला की बेटी दिव्या को देखने लड़के वाले आते हैं। दोनों परिवार की बातचीत अच्छी होती है और रिश्ता पक्का हो जाता है। लेकिन किसी को यह नहीं पता होता कि दिव्या पहले से ही एक अमीर लड़के से प्यार करती है और उसी के साथ भागने की योजना बना चुकी होती है। शादी का दिन आ जाता है। पूरे घर में मेहमानों की भीड़ लगी होती है। बैंड बाजा बज रहा होता है। दूसरी तरफ नेहा अपने कमरे में तैयार होकर अपनी मम्मी पापा को फोन करती है। पापा मम्मी, आज तो आ जाइए ना, दिव्या की शादी है। बेटा रास्ते में ही थे लेकिन अचानक एक इमरजेंसी सर्जरी आ गई, हमें वापस अस्पताल जाना पड़ रहा है। जी मम्मी। नेहा मायूस होकर फोन रख देती है। उसी समय घर में अफरा तफरी मच जाती है। अरे दुल्हन अपने कमरे में नहीं है। कुछ ही देर में पता चलता है कि दिव्या अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर भाग चुकी है। हाय, मेरी बेटी ने क्या कर दिया, मुझे लोगों के सामने कहीं का नहीं छोड़ा। अरे जल्दी सोचो, अगर शादी नहीं हुई तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मधुबाला तुरंत नेहा के कमरे में पहुंचती है। नेहा, अब मंडप में तुझे बैठना पड़ेगा। क्या चाची, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरे मम्मी पापा भी यहाँ नहीं है, मैं ऐसे कैसे शादी कर सकती हूँ? उन्हें हम सब समझा देंगे, जितना कहा है उतना कर। महेंद्र तुरंत मोहन को फोन मिलाता है। मोहन स्पीकर पर होता है। भैया, हमने नेहा के लिए भी एक अच्छा लड़का देख रखा था। दोनों बेटियों की शादी आज एक साथ तय की थी, बस कुछ पैसों की जरूरत थी। लेकिन आज तो दिव्या की शादी थी ना? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? जो लड़का मैंने देखा है वो नेहा के लिए बिल्कुल सही है। नहीं भैया, हमें आप पर पूरा भरोसा है। आपने जो फैसला किया होगा सोच समझ कर ही किया होगा। ये सारी बातें स्पीकर पर चल रही होती हैं। नेहा सब कुछ सुन रही होती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बिना मुझसे पूछे मेरी शादी तय कर दी और मम्मी पापा मेरी शादी में आने की जगह सिर्फ पैसे भेज रहे। शायद उन्हें मेरी नहीं सिर्फ पैसों की चिंता है। मधुबाला जबरदस्ती नेहा को दुल्हन का लहंगा पहनाती है और उसे मंडप में बिठा देती है। भारी मन से नेहा सारी रस्में निभाती है। कुछ ही देर बाद उसकी शादी राघव के साथ हो जाती है। जब उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं तो अब मैं भी उनसे कोई उम्मीद नहीं रखूंगी। चाहे मेरी जिंदगी में कितना भी दुख या तकलीफ आ जाए, मैं उन्हें कभी कुछ नहीं बताऊंगी। शाम को नेहा पहली बार अपने ससुराल पहुंचती है। गृह प्रवेश की सारी रस्में होती हैं लेकिन घर का माहौल पूरी तरह से खुश नहीं होता। सबके चेहरे पर इस बात का दुख साफ दिखाई देता है कि जिनके लिए रिश्ता तय हुआ था वो लड़की शादी करके नहीं आई। बेटा, तुम्हारी बहन तो शादी ही नहीं करना चाहती थी, आखिर वो भाग क्यों गई? मम्मी जी, उसे सरकारी परीक्षा की तैयारी करनी थी, शायद इसलिए। अरे ये सब बहाने हैं। तुम्हारे चाचा ने हमारे साथ धोखा किया है, हमें कुछ और दिखाया और शादी किसी और से करवा दी। इसके बाद घर का माहौल शांत हो जाता है। कोई नेहा से ज्यादा बात नहीं करता। नेहा भी बिना किसी शिकायत के सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगती है। अगली सुबह नेहा सबसे पहले उठ जाती है। वो पूरे परिवार के लिए नाश्ता और खाना बनाती है। सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। नेहा चुपचाप सबको खाना परोसती रहती है और सबसे बाद में वो खुद खाना खाती है। धीरे धीरे वो अपने काम से सबका भरोसा जीतने लगती है। कुछ दिनों बाद घर में नई बहू के स्वागत के लिए बहू बोझ रखा जाता है। घर के बाहर बड़ा सा टेंट लगाया गया होता है। तरह तरह के पकवान बने होते हैं। रिश्तेदार और पड़ोसी खुशी खुशी शामिल होते हैं। आइए बहनों, हमारी नई बहू का स्वागत कीजिए। एक एक करके इसे अपने हाथ से मिठाई खिलाइए। सभी औरतें एक एक करके नेहा को अपने हाथ से मिठाई और खाना खिलाती हैं। सब उसे आशीर्वाद देते हैं। नेहा हल्की सी मुस्कान तो देती है लेकिन उसके चेहरे का डर अब भी साफ दिखाई देता है। दिन बीतने लगते हैं। नेहा धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियां संभाल लेती है लेकिन वो हमेशा डरी सहमी रहती है। कोई उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो विनम्रता से काम का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। अरे बहू, इधर आकर हमारे साथ बैठ, थोड़ी बातें करेंगे। नहीं मम्मी जी, अभी रसोई में थोड़ा काम बाकी है, पहले वो खत्म कर लेती हूँ। नेहा जल्दी से रसोई में चली जाती है। मम्मी, पता नहीं क्यों नेहा हमेशा अकेली अकेली रहती है, ना किसी से खुलकर बात करती है ना हंसती है। भाभी, नए घर में आने के बाद हर लड़की को समय लगता है, इसमें नेहा भाभी की क्या गलती है? हाँ, भी तो ऐसी ही थी। हाँ, लेकिन मैं नई आई थी तब भी इतनी डरी हुई नहीं रहती थी। पूरे परिवार को अब धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि नेहा के चेहरे पर हमेशा एक अनजाना डर रहता है। वो हर समय ऐसे चौंक जाती है जैसे किसी डांट या सजा का इंतजार कर रही हो। परिवार के सभी लोग उसके इस बदले हुए व्यवहार को ध्यान से नोटिस करने लगते हैं। अगली सुबह को बाहर हल्के हल्के बादल छाए हुए होते हैं। प्रीतम जी ऑफिस के लिए तैयार होकर आते हैं। अरे कमला, आज शाम सब तैयार रहना, हमें पार्टी में जाना है। जी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी बहुओं से कह देती हूँ कि जल्दी तैयार हो जाएं। तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। छत पर सूख रहे कपड़े ओढ़ने लगते हैं।
नेहा बिना किसी के कहे भागते हुए छत पर चली जाती है और जल्दी जल्दी कपड़े उतारने लगती है। नीचे कमला देवी अपने कमरे से एक खूबसूरत और महंगी साड़ी निकालती हैं। वो मुस्कुराते हुए नेहा के कमरे की तरफ जाती हैं। नेहा बेटा, ये देख, तेरे लिए खास साड़ी लाई हूँ। आज शाम पार्टी में यही पहनना, मेरी बहू सबसे सुंदर लगेगी। नेहा कमरे में नहीं होती तभी तेज हवा का झोंका आता है। खिड़की अपने आप खुल जाती है। मेज पर रखी एक पुरानी डायरी नीचे गिर जाती है। उसके कई पन्ने खुल जाते हैं। कुछ पन्नों पर सिर्फ रोते हुए चेहरे, टूटे हुए दिल और उदास इमोजी बने होते हैं। कमला देवी एक पल के लिए उन्हें देखती हैं, लेकिन सोचती हैं कि शायद ये पुरानी नोटबुक होगी। वो डायरी बंद करके वापस मेज पर रख देती हैं। अगली सुबह नेहा हमेशा की तरह घर का काम कर रही होती है। कमला देवी उसके पास आकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती हैं। नेहा बेटा, तू ठीक तो है ना? हमारे घर में तुझे किसी तरह की परेशानी तो नहीं हो रही? नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें पता है कि तेरे मम्मी पापा बहुत बड़े डॉक्टर हैं। उन्होंने तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी होगी। लेकिन अगर हमारे परिवार में तुझे किसी भी चीज की दिक्कत हो तो हमें जरूर बताना। हम अपनी बहू की हर खुशी पूरी करने की कोशिश करेंगे। मम्मी जी, ज्यादा पैसे या कम पैसे से कुछ नहीं होता। इंसान का प्यार ही सबसे बड़ी दौलत होता है। कमला देवी की आंखें भर आती हैं। कितनी प्यारी बच्ची है। हमने ही इसे अकेला छोड़ दिया। अब मैं इसे अपनी बेटी की तरह अपनाऊंगी ताकि ये खुलकर जी सके। उस दिन के बाद पूरे परिवार का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगता है। अब घर में कोई भी नेहा को अकेला महसूस नहीं होने देता। लाओ नेहा, मैं भी सब्जियां काट देती हूँ। तुम अकेली कब तक सारा काम करोगी? नहीं दीदी, मैं कर लूंगी। अब इस घर में काम भी सब मिलकर करेंगे। दोपहर में प्रियंका खुशी खुशी नेहा के पास आती है। भाभी चलो ना, आज पार्क चलते हैं। पूरा परिवार पास के बच्चों वाले पार्क में पहुंचता है। वहां रंग बिरंगे झूले, स्लाइड और हरी भरी घास होती है। प्रियंका और शिल्पा बच्चों की तरह झूलों पर बैठ जाती हैं। भाभी जल्दी आओ, ये वाला झूला बहुत मजेदार है। नेहा भी झूले पर बैठती है। जैसे ही झूला हवा में ऊपर जाता है उसके चेहरे पर सालों बाद सच्ची मुस्कान आ जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा खोया हुआ बचपन मुझे वापस मिल गया हो। अगले दिन पूरा परिवार वाटर पार्क जाता है। सभी अलग अलग स्लाइड पर मस्ती करते हैं। राघव बार बार नेहा की हंसती हुई वीडियो बनाता रहता है। कमला देवी और प्रीतम जी अपने बच्चों को खुश देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। आज तो मुझे बहुत मजा आया। इतना खुश मैं शायद पहले कभी नहीं हुई। भाभी आप तो बिल्कुल एक्सपर्ट निकली, एक भी स्लाइड पर डरी नहीं। मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। पूरा परिवार पहली बार नेहा को इतनी खुलकर हंसते हुए देखता है। अरे तुम ऐसे हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हो, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराया करो। कुछ दिनों बाद राघव उस दिन ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। मम्मी, मैं आज नेहा को कहीं घुमाने ले जा रहा हूँ। घर आने में थोड़ा देर हो जाएगी। जरूर बेटा, अपनी पत्नी को जितनी खुशियां दे सकते हो देना। राघव ने कॉलोनी के पास एक शांत मैदान में छोटी सी जगह सजाई होती है। हरी घास के बीच सफेद टेबल और 2 कुर्सियां रखी होती हैं। टेबल पर मोमबत्तियां जल रही होती हैं। चारों तरफ छोटी छोटी लाइटें टिमटिमा रही होती हैं। घर का बना हुआ स्वादिष्ट खाना भी रखा होता है। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं किसी बड़े होटल में डिनर करा सकूं, इसलिए ये सब मैंने खुद तैयार किया है। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत सरप्राइज है। नेहा प्यार से राघव को गले लगा लेती है। पैसों से सिर्फ चीजें खरीदी जाती हैं, प्यार नहीं। आपके ये छोटे छोटे एफर्ट्स मेरे लिए सबसे कीमती हैं। दोनों मोमबत्ती की रोशनी में साथ बैठकर खाना खाते हैं और अपने जीवन की पुरानी बातें करते हैं। उसी समय दूसरी तरफ मधुबाला और महेंद्र अपने घर में बैठे होते हैं। दोनों के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देती है। हमारी सोने की चिड़िया दूसरे घर चली गई। अगर नेहा यहीं रहती तो हर महीने आने वाले लाखों रुपए भी यहीं आते। नेहा के मम्मी पापा उसे कई बार फोन करते हैं, लेकिन नेहा हर बार फोन काट देती है। उसके मन में अब उनके लिए गहरी नाराजगी बैठ चुकी थी। कुछ दिनों बाद अचानक मोहन, वसुधा, महेंद्र और मधुबाला नेहा के ससुराल पहुंच जाते हैं। बेटा चल हमारे साथ, इस बार हमने छुट्टी ली है, कुछ दिन हमारे साथ रहना। हम तेरी शादी में भी नहीं आ पाए थे, अब तेरे साथ समय बिताएंगे। नेहा अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। कोई बात नहीं बेटा, अपने मायके होकर आजा। माँ बाप के साथ थोड़ा समय बिताना भी जरूरी होता है। शायद शादी के बाद इनके व्यवहार में भी बदलाव आ गया होगा। लेकिन मायके पहुंचते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। सुबह मोहन और वसुधा अस्पताल चले जाते हैं। उनके जाते ही मधुबाला और महेंद्र का असली चेहरा सामने आ जाता है। मधुबाला गर्म तवा छूने का बहाना बनाकर नेहा का हाथ जला देती हैं। महेंद्र उससे पूरे घर की सफाई करवाता है। पानी भरी भरी बाल्टियां एक जगह से दूसरी जगह उठवाते हैं। जानबूझकर उसे आराम नहीं करने देता। शाम तक नेहा के हाथों और पैरों पर कई चोटों के निशान बन जाते हैं। कुछ दिनों बाद नेहा वापस ससुराल लौटती है। जैसे ही कमला देवी उसकी कलाई पकड़ती है, उन्हें कई पुराने और नई चोटों के निशान दिखाई देते हैं। बेटा ये क्या हुआ? तू यहाँ से तो बिल्कुल ठीक गई थी, इतने सारे निशान कैसे आ गए? कुछ नहीं मम्मी जी,
मैं और मेरी बहन बारिश में भीग रहे थे, फिसल गए थे, बस उसी में चोट लग गई। कमला देवी बाहर से कुछ नहीं कहती, लेकिन उनके मन में शक और गहरा हो जाता है। नहीं, बात सिर्फ इतनी नहीं है, ये लोग आज भी मेरी बहू को तकलीफ दे रहे हैं। अब मैं खुद सच पता लगाऊंगी और इन्हें सिखा कर रहूंगी कि बेटी के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। उसी शाम घर में हल्की बारिश का मौसम होता है। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं। नेहा अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। उसकी गोद में उसकी पुरानी डायरी खुली होती है। वो चुपचाप अपने आंसू पोंछते हुए उसमें कुछ लिख रही होती है। राघव अभी तक ऑफिस से वापस नहीं आया होता। मायके की इतनी तकलीफ शायद मेरे ससुराल वाले समझ रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अभी भी बहुत डर लगता है। मुझे उन लोगों से सबसे ज्यादा डर लगता है जो सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और बन जाते हैं। नेहा अपनी डायरीज में एक छोटी सी कविता लिखती है। हंसती हूं मैं सबके आगे, पर दिल हर पल रोता है। अपनों के दिए जख्मों का हर दर्द अंदर होता है। चेहरे पढ़ना सीख लिया है, फिर भी डर कम होता नहीं। जिसे अपना समझूं दिल से, उस पर अब विश्वास होता नहीं। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। राघव ऑफिस से लौट आता है। नेहा जल्दी से डायरी बंद करके तकिए के नीचे छुपा देती है। अरे क्या कर रही थी? सब ठीक तो है ना? मायके गई थी, वहां सब कैसा रहा? हाँ, सब ठीक था। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। राघव महसूस कर लेता है कि नेहा कुछ छिपा रही है, लेकिन वो उस पर कोई दबाव नहीं डालता। आने वाले दिनों में पूरा परिवार नेहा के बदले हुए व्यवहार को और गहराई से समझने लगता है। एक सुबह नेहा के सिर में बहुत तेज दर्द होता है। वो काम करते करते अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। अरे बहू, क्या हुआ? मम्मी, मैं अभी दवा लेकर आता हूँ। पहले पानी पी लो नेहा। भाभी, आज आप कोई काम नहीं करेंगी। पूरा परिवार उसकी छोटी सी तकलीफ को भी अपनी तकलीफ समझकर उसकी सेवा करने लगता है। नेहा पहली बार महसूस करती है कि कोई उसकी परवाह भी करता है। दूसरी तरफ मोहन और वसुधा कई दिनों से लगातार नेहा को फोन कर रहे होते हैं, लेकिन हर बार फोन बिना उठे ही कट जाता है। पता नहीं, शादी के बाद से नेहा हमसे ठीक से बात ही नहीं करती। उस दिन हम उसके घर भी गए थे, उसने हमसे एक ढंग की बात तक नहीं की। चलो एक बार फिर उसके ससुराल चलते हैं, शायद सामने बैठकर बात हो जाए। अगले दिन मोहन और वसुधा नेहा के ससुराल पहुंचते हैं। नेहा उन्हें देखकर भी दूरी बनाए रखती है। वो बार बार किसी न किसी काम का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। बेटा, अपने मम्मी पापा के पास बैठ जा, काम तो बाद में भी हो जाएगा। कौन से मम्मी पापा? पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। अपने चाचा चाची या अपने असली मम्मी पापा, जिन्होंने आज तक मेरी कभी परवाह ही नहीं की। वो मेरे मम्मी पापा कैसे हुए? वसुधा की आंखों से आंसू निकल आते हैं और मोहन भी कुछ नहीं बोल पाते। दोनों चुपचाप वहां से लौट जाते हैं। घर लौटते समय दोनों गाड़ी में बैठे होते हैं। पता नहीं हमारी बेटी हमसे इतनी नाराज क्यों है। कोई बात नहीं, शायद थोड़ा समय लगेगा। एक दिन वो खुद ही हमसे बात करेगी। उसी समय दूसरी तरफ महेंद्र और मधुबाला अपने घर में बैठे बातें कर रहे होते हैं। अब उसके मम्मी पापा पैसे नहीं भेज रहे हैं, उसे कुछ दिनों के लिए यहाँ बुला लो। जब आएगी तभी तो फिर पैसे मिलेंगे। बुला तो लूंगा, लेकिन लगता है कि अब उसके मम्मी पापा को थोड़ा बहुत शक होने लगा है। इस बार ज्यादा अत्याचार मत करना। पहले उसे आने तो दो। अगले दिन सीढ़ियों से उतरते समय नेहा का पैर फिसल जाता है। वो गिर पड़ती है। उसके पैर में मोच आ जाती है। आह, नेहा, जल्दी बर्फ लेकर आओ। पूरा परिवार उसे सहारा देकर कमरे में लिटाता है। कई दिनों तक उसे कोई भी काम नहीं करने देता। सब मिलकर उसकी देखभाल करते हैं। कुछ दिन बाद महेंद्र फोन करके नेहा को कुछ दिनों के लिए मायके बुला लेता है। वहां पहुंचते ही फिर वही पुराना व्यवहार शुरू हो जाता है। भैया, नेहा कुछ दिन हमारे पास आई है, सोचा इसे थोड़ा बाहर घुमा दें। अगर थोड़ा पैसा भेज देते तो अच्छा रहता। हाँ ठीक है भाई, अभी पैसे भेज देता हूँ। पैसे आते ही महेंद्र और मधुबाला फिर से नेहा पर अत्याचार शुरू कर देते हैं। उसे छोटी छोटी बातों पर डांटना, पूरे घर का काम करवाना और हर सुख सुविधा से दूर रखना फिर शुरू हो जाता है। इस बार नेहा को पहली बार अपने ससुराल की बहुत याद आने लगती है। पहले मुझे लगता था ससुराल सबसे मुश्किल जगह होगी, लेकिन अब लगता है मेरा असली घर तो वही है। कुछ दिनों बाद नेहा वापस अपने ससुराल लौट जाती है। घर पहुंचते ही कमला देवी मुस्कुराती हुए उसे अपने कमरे में बुलाती हैं। बेटा, जो नेकलेस मैंने तुझे दिया था, जरा एक बार मुझे वापस देना। जी मम्मी जी। नेहा अपने गले से नेकलेस उतारकर कमला देवी को दे देती है और अपने कमरे में चली जाती है। जैसे ही नेहा कमरे से बाहर आती है, कमला देवी के चेहरे का भाव बदल जाता है। इस बार मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। मम्मी, लेकिन आपको सबूत कैसे मिलेगा? सबूत पहले ही इकट्ठा कर चुकी हूँ। कमला देवी नेकलेस के लॉकेट को धीरे से खोलती है। उसके अंदर बहुत छोटा सा छिपा हुआ कैमरा लगा होता है। मम्मी, ये? जब नेहा मायके गई थी तब मैंने इसी कैमरे की मदद से सच्चाई जानने की कोशिश की थी। अब देखते हैं वहां उसके साथ क्या क्या हुआ।
कमला देवी कैमरे का मेमोरी कार्ड निकालकर टीवी से जोड़ देती हैं। टीवी की स्क्रीन ऑन होती है। पूरे परिवार की नजरें स्क्रीन पर टिक जाती हैं। कैमरे की रिकॉर्डिंग चलती है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मधुबाला नेहा को जमीन पर बिठाकर सिलबट्टे पर चटनी पिसवा रही होती है। मिर्च की वजह से नेहा की आंखों में लगातार आंसू बह रहे होते हैं। नेहा दोनों हाथों से भारी भारी पानी की बाल्टियां उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख रही होती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, लेकिन महेंद्र और मधुबाला उसे आराम करने तक नहीं देते। घर के अंदर वॉशिंग मशीन रखी हुई साफ दिखाई देती है, लेकिन उसके बावजूद मधुबाला आंगन में कपड़ों का बड़ा सा ढेर नेहा के सामने फेंक देती है। चल, मशीन खराब हो जाएगी, सारे कपड़े हाथ से धो। नेहा घंटों तक झुककर कपड़े धोती रहती है। उंगलियां लाल पड़ जाती हैं। इसके बाद एक एक करके कई रिकॉर्डिंग चलती हैं। दोनों मिलकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे होते हैं। ये सब देखकर कमला देवी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पूरे परिवार की आंखें नम हो जाती हैं। मेरी बच्ची मायके में तूने इतनी तकलीफ सही, लेकिन कभी किसी से एक शब्द तक नहीं कहा। इतनी मासूम बच्ची, और हमने सोचा था कि ये सिर्फ शर्मीली है। सोचो, इतने दर्द के बाद भी इसने हमारे पूरे घर की जिम्मेदारी कितने प्यार से निभाई। उसी समय नेहा अपने कमरे में बैठी होती है। राघव उसे लगातार 3-4 बार फोन कर चुका होता है। आखिरकार नेहा फोन उठाकर नीचे आती है। जैसे उसकी नजर टीवी पर चल रही रिकॉर्डिंग पर पड़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मम्मी जी, ये सब क्या है? आपको ये रिकॉर्डिंग कहाँ से मिली? बेटा, अब हमें सब पता चल गया है। हमें पता है कि तेरे मायके में तेरे साथ क्या क्या होता था। उस दिन जब तेज हवा से डायरी नीचे गिर गई, नेहा के जाने के बाद कमला देवी उसे उठाने के लिए झुकती हैं। कमला देवी वहीं कुर्सी पर बैठ जाती हैं और पूरी डायरी पढ़ना शुरू कर देती हैं। हर पन्ने पर नेहा का दर्द लिखा होता है। पढ़ते पढ़ते कमला देवी की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। हमने कितना बड़ा सच नजरअंदाज कर दिया। मेरी बच्ची इतने दर्द में जी रही थी। चाहे मुझे दूसरी बहू मिलने वाली थी, लेकिन भगवान ने उससे भी बढ़कर बेटी दे दी। अब जिसने मेरी बेटी को रुलाया है, उसके एक एक आंसू का हिसाब लूंगी। जब नेहा मायके जाने की तैयारी कर रही होती है, उसी समय कमला देवी चुपके से उसके लिए लाए हुए नेकलेस के लॉकेट में एक छोटा सा स्पाई कैमरा फिट कर देती है। कुछ देर बाद वो मुस्कुराते हुए नेहा के पास जाती है। ले बेटा, ये हार पहन कर जाना। मायके वालों को भी पता चलना चाहिए कि उनकी बेटी को ससुराल वालों ने कितना प्यार दिया है। थैंक यू मम्मी जी। नेहा बिना कुछ जाने नेकलेस पहन लेती है और मायके चली जाती है। उसी नेकलेस में कैमरा लगाया था ताकि मुझे पता चल सके कि तेरे मायके वाले तेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मम्मी, मेरे अपने मम्मी पापा ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं कैसी हूँ, लेकिन आप लोगों ने मेरी हर तकलीफ समझने की कोशिश की। जब मैं यहाँ आई थी, मुझे हर किसी से डर लगता था, लेकिन आपने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। अगर मुझे हल्का सा बुखार भी होता था तो पूरा घर मेरी सेवा करने लगता था। पहली बार मुझे लगा कि मैं भी किसी की अपनी हूँ। पगली, हम तुम्हारा परिवार हैं। अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। कमला देवी तुरंत मोहन को फोन लगाती है। भाई साहब, आपको अभी तुरंत हमारे घर आना होगा, बहुत जरूरी बात है। थोड़ी देर बाद मोहन और वसुधा वहां पहुंच जाते हैं। कमला देवी उन्हें पूरी रिकॉर्डिंग दिखाती है। दोनों वीडियो देखते देखते टूट जाते हैं। उन लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जिन्होंने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया, उन्हें जेल भिजवा कर ही दम लूंगी। अगले ही पल पूरा परिवार पुलिस के साथ महेंद्र और मधुबाला के घर पहुंचता है। अंदर महेंद्र और मधुबाला टेबल पर पैसों की गड्डियां रखकर उन्हें गिन रहे होते हैं। अचानक पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। इन्होंने मेरी बेटी पर सालों तक अत्याचार किए हैं और हमारी बेटी के नाम पर हमसे लाखों रुपए भी ठगे हैं। सर, इस कैमरे में सारे सबूत रिकॉर्ड हैं। पुलिस कैमरे की रिकॉर्डिंग देखती है। सारे अत्याचार साफ दिखाई देते हैं। सबूत काफी है, दोनों को गिरफ्तार करो। पुलिस महेंद्र और मधुबाला को हथकड़ी पहनाकर गाड़ी में बिठा देती है। अरे ये तो सिर्फ शुरुआत है। जेल से बाहर आने के बाद एक एक पैसे का हिसाब भी देना होगा। पुलिस के जाने के बाद मोहन और वसुधा नेहा के सामने हाथ जोड़ देते हैं। बेटा, हमें माफ कर दे। हम अपने काम में इतने व्यस्त हो गए कि अपनी बेटी का दर्द ही नहीं देख पाए। कि जिन लोगों पर हमने भरोसा किया, वही तेरे सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। नेहा रोते हुए अपनी मम्मी पापा को गले से लगा लेती है। अगर आप मुझे अपने साथ अस्पताल भी रखते तो शायद मुझे इतनी तकलीफ कभी नहीं होती जितनी वहां रहकर हुई। कमला देवी, प्रीतम जी, राघव, शिल्पा और प्रियंका भी आगे बढ़कर नेहा को गले लगा लेते हैं। पहली बार नेहा को लगता है कि अब उसका परिवार सच में पूरा हो गया है। क्या नेहा के माता पिता ने उसे चाचा चाची के भरोसे छोड़कर सबसे बड़ी गलती की, या इस कहानी के असली गुनहगार सिर्फ चाचा चाची हैं? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताइए।